बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBSc बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2024। स्टूडेंट्स, आज हम 2017 का थर्ड पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में जो हमने सेक्शन बी के 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस डिटेल से डिस्कस कर लिए थे, इस वीडियो में हम जो है वो 11 से 19 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर अ रिएक्शन बिकम इक्वल। तो स्टूडेंट्स, ये आपने पास्ट पेपर्स में जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स यानी Kc, Kp और Kx और Kn, इनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो पढ़ लिया है, याद भी कर लिया है। तो ये जब इक्वल कब हो जाते हैं, ये जब इक्वल कब होते हैं, जब डेल्टा एन की वैल्यूज जो है वो डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। The values of different types of chemical equilibrium constants for a reaction become equal when the number of moles of reactants and products becomes equal, making delta n is equals to 0। तो ऑब्जेक्टिव भी बहुत से इससे रिलेटेड पास्ट पेपर्स में भी पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेल्टा n जब 0 हो जाता है तो Kp, Kc या Kx या Kn से सब इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब डेल्टा एन हम देखेंगे कि क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, जब दोनों के मोल्स इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली बात है डेल्टा एन की वैल्यू 0 आएगी। रिलेशनशिप ऑफ Kp विद Kc, Kn एंड Kx कैन बी रिटन एज। अब हम इसको राइट भी करेंगे और ये रिलेशनशिप लिखा और उसके साथ उसमें हमने डेल्टा एन की वैल्यू 0 पुट की। तो फिर हमने देखा कि जब RT की वैल्यू 0 पुट हो जाती है तो वो पूरा का पूरा फैक्टर 1 के इक्वल आ जाता है। तो Kp जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Kc के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेम इज द केस विद Kp Kn एक्सप्रेशन, Kp Kx एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इससे आप फिर लिख सकते हैं हेंस Kp इज इक्वल्स टू Kc इज इक्वल्स टू Kn एंड Kx। ठीक है, तो ये आपने इसको प्रूव कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन राउट्स लॉ इन 3 डिफरेंट वेज। रिपीटेड क्वेश्चन है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CrO4 इज दिस। ये Ksp की वैल्यू दी हुई है, हमने सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखें कितने सारे पेपर्स में ये ऑलरेडी रिपीट हुआ हुआ है, ये आपको खुद भी करना आना चाहिए। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, आपने कहना है कि X इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट। ठीक है, यानी इसकी एक्स सॉल्युबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्टिंग में अगर हम इसके A मोल्स लें, ठीक है, तो जैसे कि अगर हम कहें कि Ag2CrO4 है। ठीक है, जब ये आयनाइज होता है तो ये क्या करता है, 2 मोल्स ऑफ सिल्वर आइंस बनाता है और 1 मोल ऑफ क्रोमेट आइन बनाता है। ठीक है, स्टार्ट में ये 0 A की कंसंट्रेशन लें तो आइन 0 बनेंगे। ठीक है, और अगर थोड़ी देर के बाद इसमें से कुछ अमाउंट कम हो गई है, तो कितनी अमाउंट कम हो गई है, X अमाउंट कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर 1 कोएफिशिएंट है, इसलिए हम इसके साथ 1 ही लिखेंगे। समझो कि 1 लिखे ना लिखे बराबर ही होता है, A माइनस एक्स ही करेंगे। अब यहाँ पर सिल्वर आइंस की कितनी अमाउंट इक्विलिब्रियम पर बन रही है, तो वो हमारे पास सिंपल X नहीं बन रही है। आप ये नहीं कहेंगे कि कुछ ना कुछ अमाउंट X जो है सिल्वर की बनी है और कुछ ना कुछ क्रोमेट आइन की भी बनी है, क्योंकि दोनों के सेम मोल्स नहीं हैं इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, यानी इसके 2 मोल्स और सिल्वर आइंस के 1 मोल्स हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि इसके 2 मोल्स बनेंगे और इसके 1 मोल बनेंगे। ठीक है, तो सेम ये आपने इस तरह से प्रॉपरली इसको लिखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में भी यहाँ 2 आया हुआ है और यहाँ पर भी ये 2 आया हुआ है। ठीक है, तो अब आपने सिंपल Ksp एक्सप्रेशन जो है वो लिखना है। वो क्या होता है, आइंस का प्रोडक्ट। आइंस की जो प्रोडक्ट तो आप लेंगे, साथ उनकी कोएफिशिएंट जो है वो फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लिखते हैं। ठीक है, फिर इनमें इनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज डालते हैं जो कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पर आई थी 2x और x। ठीक है, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4x³ आ जाएगा और इसका क्यूब रूट लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.187 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अब ये है, देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी पिछले पेपर में ये बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो है वो यानी अभी फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ गया, उधर बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आया हुआ था। तो मतलब आपको ऑब्वियसली बात है कि फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास जो है 4.675 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड्स दिया हुआ है। ठीक है, उस कंपाउंड का असली फार्मूला नहीं दिया, उसका एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, डिजॉल्व इन 2.5 ग्राम्स ऑफ प्योर बेंजीन। ठीक है,
ये प्योर बेंजीन में, मतलब ये आपके पास कंपाउंड है, यानी सॉल्यूट का मैस ये है और ये सॉल्वेंट का मैस है, बेंजीन सॉल्वेंट है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन वाज फाउंड टू बी फाउंड 1.02 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन द प्योर बेंजीन। अब ये देखें, अब इन्होंने क्या किया है, हमें यानी एक होता है ना कि आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द, मतलब यानी T1 आपके पास होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। फिर इसके बाद जब वो सोल्यूशन बन जाएगा ना, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है सोल्यूशन का। ठीक है, इन्होंने ना आपको बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया, ना सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया, बल्कि कहा है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ सोल्यूशन है ना, दैट वाज फाउंड 1.02 लेस देन द प्योर बेंजीन, यानी प्योर बेंजीन से 1.02 कम है। ठीक है, 1.02 कम है, इसका मतलब इन्होंने हमें डेल्टा टी फाइंड आउट करके दे दिया, डेल्टा टी एफ। ठीक है, और डेल्टा टी एफ क्या होता है कि सोल्यूशन का कम है, ठीक है, बेंजीन का इसका मतलब ज़्यादा है, तो यानी T1 में से आप T2 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली इन्होंने दे दिया। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही एक ट्रिक थी कि स्टूडेंट को डेल्टा टी एफ दिया हुआ है, तो क्या ये वो फाइंड आउट कर सकता है ये डेल्टा टी एफ है। ठीक है, यानी अब स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कंफ्यूज ना हों कि नहीं भाई इसमें तो हमें बेंजीन का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ही नहीं दिया हुआ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि डेल्टा टी एफ कैसे निकालना है, क्या करना है। तो इसमें असल में यही ट्रिक थी कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली दिया हुआ था। ठीक है, तो मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी दिया हुआ है 5.1 डिग्री सेंटीग्रेड बेंजीन का। तो रिलेटिव मोलर मास जो है वो फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द रिलेटिव मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड का मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो ये आपने ऑलरेडी जब ये पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस याद किए हैं, फ्रीजिंग पॉइंट वाला भी, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन वाला या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वाला, तो उसमें पूरी आपने डेरिवेशन M2 फाइंड आउट करने के लिए की हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले डाटा लिख लें, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यानी कंपाउंड है, कंपाउंड का कोई नाम तो नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हमने सिंपल मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिया। मास ऑफ द सॉल्वेंट यानी बेंजीन है, तो डेल्टा टी एफ दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो वही केल्विन में भी होता है। ठीक है, मीन्स कि जो आपके पास इसमें होता है ना डिग्री सेंटीग्रेड में जो होता है वही केल्विन में होता है, अगर हम जो है वो चेंज की बात करें। लेकिन अगर आपको जो है वो केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेल्टा टी एफ और के एफ दोनों जो है वो एक ही यूनिट्स में दिए हुए हैं, तो इसमें हमें केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो हमारे पास है मोलर मास ऑफ द बेंजीन जो है वो M1, वो हमने कैलकुलेट कर लिया 78। तो रिलेटिव मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट फाइंड आउट करना है M2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, M2 इक्वल्स टू KF। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट है ना, W2 × 100 डिवाइड बाई डेल्टा TF W1। तो अब ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में था, ये भी डिग्री सेंटीग्रेड में था, इसलिए इनके यूनिट्स आपस में कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो मोलर मास जो है वो हमारे पास आ जाएगा M2 110 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, ये आपके पास सिंपल आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, राइट डाउन द रिएक्शंस इन अल्काइन बैटरी, व्हाट इज इट्स एवरेज वोल्टेज। तो ये एक नया क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं कि आपने इससे पहले बैटरीज नहीं की, बल्कि 2017-1 में आपने अल्कलाइन बैटरी और दूसरी बैटरी यानी सिंपल बैटरी, वो दोनों जो है वो कर ली थी। ठीक है, तो इसकी व्हाट इज़ इट्स एवरेज वोल्टेज, उसकी एवरेज वोल्टेज क्या है, वो भी आपने डिटेल से सारे रिएक्शंस कर लिए हैं। बल्कि मेरे माइंड में था कि नहीं हुआ ये क्वेश्चन, लेकिन ये 2017 के फर्स्ट पेपर में डिटेल में हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज द रिएक्शन व्हेन डज द रिएक्शन बिकम जीरो ऑर्डर। तो ठीक है, ये आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑलरेडी कर लिया हुआ है। जब वो कब वो ज़ीरो होता है, जब रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता ऑन दी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पे, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपने इस तरीके से लिखना है, द रिएक्शन बिकम जीरो ऑर्डर व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। दिस मींस दैट द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रेजेंट। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि वो इसमें ना जीरो ऑर्डर की डेफिनेशन लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपसे वहाँ पर उन्होंने रीजनिंग क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि डिफाइन जीरो ऑर्डर, ऐसा नहीं पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर ये करवाने का मकसद है कि पीछे आपने जो यानी लास्ट में आपको बताया कि 2017 के सेकंड में आपसे पूछा होगा डिफाइन व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो आप कहेंगे कि उसमें आपने प्रॉपर्ली डेफिनेशन लिखनी है, व्हेन द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अब आपके पास ये है
आपने यहाँ से एग्जाम्पल्स 2017 के सेकंड पेपर से इसकी एग्जाम्पल्स भी एक दो नोट डाउन करनी है, ठीक है। यानी डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन की है, या आपके पास कोई भी इस तरह से रिएक्शन है जो कैटलिस्ट से परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, या एंजाइम से जो है वो कैरिड आउट हो रहा है, तो वो भी आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, बैलेंस द गिवन इक्वेशन बाय एसिडिक मीडियम। ऑलरेडी आप जो है वो एसिडिक मीडियम से यानी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की जो एसिडिक मीडियम से इक्वेशंस बैलेंस बहुत से पेपर्स में कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ये जो है वो एक नई इक्वेशन है, ठीक है। अब आपको एक इक्वेशन बैलेंस करनी आ गई है, तो अब आपसे कुछ भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एसिडिक मीडियम में बैलेंस करवाया जा सकता है। तो अब हमारे पास ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 का 7th पार्ट जो है वो डायरेक्टली दिया हुआ है, क्योंकि इसमें आपसे कुछ भी इस तरह से चेंज नहीं करवाता, यानी नेट से कोई उठा के क्वेश्चन दे दें, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बुक में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि वो आपको नई कोई भी चीज़ नहीं देंगे, ठीक है। बुक वाली ही इक्वेशन आती है, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन में स्टेप क्या है, स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो आपने 2 इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड कर दिया, रिडक्शन हाफ में और ऑक्सीडेशन हाफ में, ठीक है। तो अब आपको पता कैसे चला, चलें ये तो आपको पता चल गया कि आपने यानी आयोडीन वाले को आयोडीन में ही लेके जाना है और एस्टेटीन जो है वो उसको इसमें ही लेके जाना है, ठीक है। ये तो आपने दो इक्वेशंस बना दी, लेकिन आप कैसे लिखेंगे कि जो आयोडीन वाला है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है या रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। तो इसमें बहुत सारी हिंट्स हो सकती हैं। एक तो आप ऑक्सीडेशन नंबर पूरा कैलकुलेट कर लें, ठीक है। दूसरा आप यहाँ से देख लें कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन जब रिमूव हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो वो रिडक्शन होती है, और यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन ऐड हो रहा है, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो बाकी आप डिटेल से अगर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे तो भी आपको कंफर्म हो जाएगा। तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है और ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन बाय मास एंड बाय चार्ज। तो हर स्टेप के साथ आपने सिंपल इक्वेशंस नहीं लिखते जाना, ये स्टेप्स जो थ्योरेटिकल लाइन है ये भी मस्ट लिखनी है, ठीक है। अब हमारे पास ये है आपके पास एक इक्वेशन थी, अब इसको आपने मास एंड चार्ज से बैलेंस करना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। अब आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि बाय मास एंड चार्ज से बैलेंस करने के लिए एक मिनट, तो यहाँ पर मैं आपको पहले बैलेंस करवा देती हूँ, फिर हम इसको स्लाइड्स पे देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको कैसे मास बाय मास बैलेंस करना था। आयोडीन दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। 3 ऑक्सीजन अगर लेफ्ट साइड पे है तो 3 ऑक्सीजन राइट साइड पे करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने राइट साइड पे जो है वो 3 वाटर डाल देने हैं। जितने हमने ऑक्सीजन बैलेंस करने होंगे ना उतने हमने वाटर डाल देने हैं, ठीक है। ये देखें वाटर डाल दिए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब जो है वो हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए हैं हमारे पास, हाइड्रोजन जी हो गए हैं 6, ठीक है। तो हम इस तरफ जो है ना लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन नहीं डालेंगे, बल्कि उनको इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स ऐड करेंगे, क्योंकि हम एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन दोनों तरफ बैलेंस हो गए हैं। अगर हम इसको 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। तो चार्ज बैलेंस करना है, तो चार्ज बैलेंस करने में हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि लेफ्ट साइड पे कितना चार्ज है और राइट साइड पे कितना चार्ज है, ठीक है। तो इधर रिएक्टेंट्स वाली साइड पे हमारे पास यानी 6 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी 6 पॉजिटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है, +5, और यहाँ पे ये -1 है, ठीक है। अब +5 और -1 को कैसे इक्वल करें, ठीक है। और आपने करना भी इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, और इलेक्ट्रॉन का होता है चार्ज नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज किधर ऐड करें कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। अब नेगेटिव चार्ज अगर इधर ऐड करें, यानी लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट वाली साइड पे अगर इधर -6 ऐड करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 और ये भी हो जाएगा -1। तो ये देखें आपको पता चल गया कि आपने रिएक्टेंट वाली साइड पर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ पर ऐड कर दें 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको बाय मास एंड बाय चार्ज बैलेंस कर लिया है। अब ये देखिए आपने इसको इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को भी हम इस तरीके से बैलेंस कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स अब हम इसको जो है वो बैलेंस कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है कि एसिटीन तो दोनों तरफ बराबर है, AS, ठीक है। लेकिन जो रिएक्टेंट साइड पे 3 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड पे 4 ऑक्सीजन है, तो हमने क्या करना है, इसमें एक जो है वो वाटर डाल देना है रिएक्टेंट वाली साइड पे, ठीक है। ये देखें +1 वाटर। अब देखें 1 वाटर ऐड किया, ऑक्सीजन बराबर हो गए हैं, ठीक है, ASO4 -3, ठीक हो गया। अब क्या है
कि वाटर ऐड करने से 2 प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं, तो 2 हाइड्रोजन्स को 2 प्रोटॉन्स की फॉर्म में हमने इस तरफ लिख लिया। अब ये हाइड्रोजन्स भी बैलेंस हो गए हैं, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए हैं और एसिटीन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आ जाती है बारी चार्जेस की। वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और रिएक्टेंट के ऊपर -3 चार्ज है टोटल, यानी रिएक्टेंट्स वाली साइड पे जो है वो -3 चार्ज है और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे यानी -3 और +2 मतलब -1 चार्ज है। ठीक है, अब -3 और -1 को कैसे बैलेंस करेंगे? अब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी नेगेटिव चार्ज है आपको बैलेंस करने के लिए, तो अगर आप 2 नेगेटिव इधर डाल दें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -3 बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको इधर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे। ठीक है, तो आप इसको प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बैलेंस कर देंगे। अब आपको ये देखें साथ साथ आपको इक्वेशंस भी क्लू दे रही हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किधर ऐड होंगे। जब आप रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो कभी भी आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोडक्ट वाली साइड पे नहीं हो सकते। रिडक्शन में रिएक्टेंट्स वाली साइड पे ही इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आएंगे क्योंकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं और ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन में आपको इलेक्ट्रॉन्स हमेशा प्रोडक्ट वाली साइड पर नजर आने चाहिए। अगर आपने गलती से रिएक्टेंट वाली साइड पर इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए हैं तो इट मीन्स कि आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रही हूँ या मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपको ये पता चल गया कि ये बाय मास एंड बाय चार्ज इक्वेशंस दोनों बैलेंस हो गई हैं। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, स्टेप 3 में इक्वलाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन 2 हाफ रिएक्शंस। अब दोनों के यानी इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन बराबर करने हैं। देखें यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 6 हो जाएंगे और बाकी सब भी ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये सारे भी जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबको हम जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरीके से आप देखें मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद 3, तो पहली वाली जो है उसी तरीके से लिखी गई, सेकेंड वाली को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 4। नाउ ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस, दोनों को हमने ऐड कर देना है। ठीक है, ये देखें 6 इलेक्ट्रॉन से कट गए, 6 प्रोटॉन से कट गए, 3 वाटर से कट गए। ठीक है, तो रिमेनिंग जो है वो हमारे पास IO3 3 ASO3 3 I -1 और 3 ASO4 3, ये जो है वो इक्वेशन बैलेंस होकर हमारे पास आ गई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज। तो ये हम ऑलरेडी 2014 के जो है वो पेपर में ऑलरेडी याद भी कर चुके हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज यानी डेल्टा ई और एंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच क्या होता है, इनके दरमियान में डिफरेंशिएट करें, इनको एक्सप्लेन कर दें। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने सेक्शन बी को जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। आमीन।